अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स है। डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स टू टाइप्स के होते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर थिंकिंग स्टाइल एक ऐसा स्टाइल होता है जैसे हमारी रैशनल थिंकिंग होती है या रैशनल डिसीजंस होते हैं। इसमें हम रैशनल डिसीजंस लेते हैं। ये हमारे डिसीजंस जो हैं किसी स्पेसिफिक लॉजिक या रैशनल कंडीशन की बेस पे होते हैं। इसमें हम लोग अपनी परसेप्शन की बेस पे डिसीजंस नहीं लेते हैं। हमारे पास लॉजिक होती है, रीज़न होती हैं, और हम एक्सटर्नल जितने भी सोर्सेज होते हैं, एक्सटर्नल डाटा जो हमारे पास होता है, उस सारे के सारे डाटा को हम इंटरप्रेट करते हैं, एनालिसिस उसका करते हैं, उसको देखते हैं, उसके प्रॉस एंड कॉन्स देखते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स देखते हैं, और फिर उसके बाद डिसीजन लेते हैं। दैट इज़ द लीनियर थिंकिंग। उसके बाद हमारे पास आता है नॉन लीनियर थिंकिंग। नॉन लीनियर थिंकिंग में ये है कि ये हमारा मोस्टली तब होता है जब आप इंट्यूशन की बेस पर चल रहे होते हैं। जैसे आप किसी चीज़ को बगैर किसी लॉजिक के उसका डिसीजन ले लेते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस, फीलिंग, इमोशंस, कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज़ की बेस पे डिसीजन लेते हैं। इस पर आपके पास एविडेंस नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होती, आप जस्ट रैंडमली डिसीजंस लेते हैं। उसके बाद क्लास हमारे पास आता है डिसीजन मेकिंग बायसेस एंड एरर्स, कि हमारे पास डिसीजन मेकिंग में क्या क्या बायसनेस हो सकती हैं। जब एज अ मैनेजर हम डिसीजंस लेते हैं तो हमसे क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले वो कहता है कि डिसीजन मेकिंग बायसेस तब होती हैं जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर्स हैं वो हेरिस्टिक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। हेरिस्टिक्स होता है रूल ऑफ थंब, कि आप ये नहीं देखते कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, आप जस्ट ह्यूरिस्टिक की बेस पे डिसीजन ले लेते हैं। मतलब आप कहते हैं मेरी सिक्स सेंस ये कह रही है, या रूल ऑफ थंब ये है, या आप कहते हैं हमारी पॉलिसी ये है। मतलब कोई भी आप डिसीजन सिचुएशन को देख के नहीं लेते, आप जस्ट अपने इंटरप्रिटेशन की बेस पे, अपनी परसेप्शन की बेस पे डिसीजंस ले लेते हैं। दैट इज़ दी ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक की वजह से हमारे पास कॉमनली कुछ बायसेस एंड एरर्स मिस्टेक्स होती हैं जो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है ओवर कॉन्फिडेंस। क्लास ओवर कॉन्फिडेंस तब ओवर कॉन्फिडेंट जो है, ये ओवर कॉन्फिडेंस मिस्टेक तब होती है, एरर तब होता है जब आपके जो मैनेजर हैं उसको लगता है कि उसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है और वो हर चीज़ के बारे में प्रॉपरली जानता है, वो हर चीज़ को ओवरकम कर सकता है, या उसके पास हर कंडीशन के बारे में एक्सपीरियंस है। वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और उसकी वजह से वो डिसीजंस लेता है जो कि उसको रॉन्ग साइड पे ले जाते हैं। उसके बाद है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन होता है कि एक मैनेजर जब डिसीजन लेता है तो उसको लगता है जो उसने डिसीजन लिया है उसका रिवार्ड भी उसको अभी उसी टाइम मिलना चाहिए, और अगर डिसीजन गलत हो जाता है तो उसकी कॉस्ट उसे ना पे करना पड़े। मतलब वो रिवार्ड्स को अप्रिशिएट कर रहा होता है, रिवार्ड्स को जल्दी से जल्दी लेना चाह रहा होता है, और जो कॉस्ट है उससे वो अवॉइड करना चाहता है। उसके बाद है एंकरिंग इफेक्ट। एंकरिंग इफेक्ट क्लास ऐसी बायसनेस है जिसमें आपको जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है आप उसी के ऊपर डिसीजन ले लेते हैं। आप ये नहीं देखते कि इन्फॉर्मेशन ठीक है या नहीं, या फर्दर इन्फॉर्मेशन भी रिक्वायर्ड हो सकती है। आप कुछ इन्फॉर्मेशन की बेस पे ही डिसीजन ले लेते हैं। उसके बाद सिलेक्टिव परसेप्शन। सिलेक्टिव परसेप्शन कि आप इसमें सिलेक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। मतलब आपने पहले से सोचा होता है कि मैं ऐसा ही डिसीजन लूँगा, कुछ भी हो जाए आपका डिसीजन इस टाइप का ही होगा। सिलेक्टिव परसेप्शन जो होती है वो मोस्टली तब होती है जब आप पहले से डिसाइड कर चुके होते हैं, आपका प्री डिसाइडेड डिसीजन होता है, तो उसको आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इवेंट को अपनी परसेप्शन की बेस पे उस पर डिसीजन इम्प्लीमेंट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फ्रेमिंग। क्लास फ्रेमिंग में ये होता है कि हम डिसीजन में कुछ एस्पेक्ट्स को हाईलाइट कर देते हैं और कुछ एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं। उनको हम अवॉइड करते हैं कि हम अपने डिसीजंस में उसको शो ना करें। मतलब जो आपके फेवर में चीज़ें होती हैं उनको आप प्रमोट कर रहे होते हैं, और जो आपके फेवर में नहीं होती कंडीशंस या इवेंट्स आप उनको कोशिश करते हैं कि आप इग्नोर कर दें। उसके बाद है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी तब होती है, अवेलेबिलिटी बायसनेस तब होती है क्लास जब आप इसमें ये देखते हैं कि आपका प्रीवियसली या रिसेंट
पास्ट कौन सा इवेंट हैपन हुआ है, आप उसी इवेंट के साथ अपने करंट इवेंट को रिलेट करते हैं और डिसीजन ले लेते हैं। आइदर वो उससे रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा, आप उससे रिलेट करने की कोशिश करते हैं और डिसीजन ले लेते हैं। उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन भी ऑलमोस्ट इसी टाइप का होता है। इसमें यह कि हम किसी दूसरे इवेंट के साथ खुद को रिलेट कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि जो डिसीजन हमने वहाँ लिया था वही डिसीजन हम यहाँ भी लें। उसके बाद हमारे पास रैंडमनेस आता है। इसमें आप रैंडमली डिसीजंस लेते हैं एक्सपीरियंस के बेस पे, इंट्यूशन के बेस पे। संक कास्ट की आपको संक कास्ट क्लास एक ऐसी कॉस्ट होती है जो अनरिकवरेबल होती है, आप इसको रिकवर नहीं कर सकते। आपने अगर एक दफ़ा पे कर दी हैं तो आपकी कॉस्ट आपको रिकवर नहीं हो सकती। तो संक कॉस्ट आपके तब इनकर होती है जब आपके जो मैनेजर्स हैं वो सोचते हैं कि प्रीवियसली जो हम लोगों ने डिसीजन पास में जो डिसीजन एक दफ़ा लिया था अगर वो गलत है तो वो गलत ही रहेगा, मतलब उसको आप ठीक करने की कोशिश नहीं करते। आप करंट जो डिसीजंस लेते हैं उसको उसके साथ रिलेट भी नहीं करते। सेल्फ सर्विंग होता है कि हम इसमें रिवार्ड्स खुद को देना चाह रहे होते हैं। अगर डिसीजन अच्छा हो जाता है हम कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरह के इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि हमें रिवार्ड मिले। मगर अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि हमें उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ना कहा जाए। उसके बाद है हाइंडसाइट होता है कि जब आपको लगे कि आप सारे के सारे आउटकम्स को देख चुके हैं, मतलब आप उसको अज्यूम कर रहे होते हैं कि जो रिवार्ड्स आपने या जो भी आपके आउटकम्स पॉसिबल आउटकम्स इन फ्यूचर हो सकते हैं आपने सारे के सारे रिव्यू कर लिए हैं। एक्चुअली ऐसा हो सकता है कि आपने सारे के सारे आउटकम्स ना देखे हों, मगर अगर आप ऐसा करते हैं तो इट मीन्स कि आप को ओवर कॉन्फिडेंस से रिलेट कर रहे हैं। ये कुछ हमारे पास बायसेस एंड एरर्स हैं। उसके बाद क्लास ओवरव्यू ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, ये पूरे के पूरे चैप्टर का उसने ओवरव्यू बताया हुआ है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपकी कंडीशंस क्या होती हैं, डिसीजन मेकिंग अप्रोचेस क्या होती हैं, स्टाइल डिसीजन मेकिंग, और ये हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमारे पास आता है अफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इन टुडेज वर्ल्ड, ये आप स्किप कर दें। उसके बाद क्लास आपकी बुक्स में एक टॉपिक होगा गाइडलाइंस फॉर अफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ये कुछ गाइडलाइंस उसमें दी हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कि अगर हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग में अच्छा डिसीजन लेना है तो उसके लिए हमारे पास इतनी सेंस होनी चाहिए कि हम कल्चर डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड कर सकें। मतलब हमें पता हो कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो ज़रूरी नहीं इस कल्चर के लिए सूटेबल है तो अगले के दूसरे कल्चर के लिए भी वो सूटेबल हो। एक डिसीजन एक कल्चर में अगर हमारे, क्योंकि कल्चर्स डिफरेंट होते हैं, अगर आप वेस्टर्न कल्चर देखें वो ईस्टर्न कल्चर से डिफरेंट है, तो आप जो वहाँ डिसीजन लेते हैं माइट बी पॉसिबल कि वो यहाँ इम्प्लीमेंट ना कर सके। अगर आप करना भी चाहें तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद सेकंड है क्रिएट स्टैंडर्ड्स फॉर गुड डिसीजन मेकिंग, कि आप गुड डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट करें, कुछ पॉलिसीज़ बनाएं एंड अंडरस्टैंड करें कि आप के जो रिज़ल्ट्स हैं आपके इन स्टैंडर्ड्स को मीट करने चाहिए। उसके बाद है नाउ व्हेन इट इज़ टाइम टू कॉल इट क्विट्स, कि आपके एक दफ़ा अगर डिसीजन ले लिया है तो ज़रूरी नहीं कि आपको वो डिसीजन अगर मिड में जाके आपको लगता है, फील होता है कि वो डिसीजन आपने ठीक नहीं लिया, तो आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि आप उससे क्विट कर दें। ये नहीं कि आप पूरे का पूरा डिसीजन जो है इम्प्लीमेंट करके जब आपको पूरा लॉस हो जाए फिर आप उससे जान छुड़ाएं। तो कोशिश करें कि आपकी इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर इतना स्टेमिना होना चाहिए कि आप अपने डिसीजन को मॉडिफाई कर सकें। उसके बाद यूज़ एन अफेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इसके लिए हमारे पास 6 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले कहता है कि हम अफेक्टिव डिसीजन प्रोसेस तब कर सकते हैं जब हमें उसकी इम्पोर्टेंस का पता हो, हम लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट एंड रैशनल एंड एविडेंस बेस्ड डिसीजंस लें। उसके बाद हम आप दोनों पर्सपेक्टिव से उसको देखें, आइदर वो सब्जेक्टिव है आइदर वो ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद वो कहते हैं कि आप अपने डिसीजंस को कोशिश करें कि आप पार्टिकुलर डायलेमा में उसको एनालिसिस करें।
पार्टिकुलर डायलेमा मतलब कि आपकी जो इंफॉर्मेशन रिलेट कर रही है उस इंफॉर्मेशन से उसको कोशिश करेंगे इंटरप्रेट करें या एनालिसिस उसका करें। उसके बाद है इट इनकरेजेस एंड गाइड्स द गैदरिंग ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड इन्फॉर्म ओपिनियंस, कि आप इंकरेज करें एंड गाइड करें अपने जो भी आपके पास आपके एम्प्लॉयज़ हैं कि वो आपको ओपिनियंस दें। ये नहीं कि आप उनकी जैसे हम यहाँ एक टर्म मैनेजमेंट में पढ़ते हैं डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में होता है कि हम सारे के सारे डिसीजंस खुद ले रहे होते हैं एज अ मैनेजर, हम एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व नहीं करते। डिसेंट्रलाइजेशन में हम सबके डिसीजंस सबसे ओपिनियंस ले रहे होते हैं। डिसीजंस तो बेसिकली हमने खुद ही लेना होता है बट ओपिनियंस ले रहे होते हैं। तो यहाँ आप डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करें एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, स्ट्रेट फॉरवर्ड लें, रिलायबल लें, ईजी टू यूज़ एंड फ्लेक्सिबल डिसीजंस लें। एंड लास्ट पॉइंट आता है डेवलप योर एबिलिटी टू थिंक क्लियरली, कि आप अपनी एबिलिटी को प्रमोट करें, इन्हेंस करें कि आप अपने डिसीजंस को डेवलप कर सकें, डिज़ाइन कर सकें। प्लस जो मैं आपको जिस एडिशन से पढ़ा रही हूँ इस एडिशन में थोड़ी बहुत चेंजिंग्स है, मगर आपको पॉइंट्स सारे मैं बता रही हूँ जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन 13th या 14th मौजूद होगा। इसलिए आपने उसी एडिशन को फॉलो करना जो आपको मैंने रिकमेंड किया हुआ 13th या 14th एडिशन जो भी आपके पास मौजूद है। उसके बाद क्लास हमारे पास आता है डिसीजन थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग में वो कहता है कि सिंपल सी बात है कि आप जिस तरह से ड्रेस डिज़ाइनर को पता होता है कि आपके डिसीजंस वो कौन कौन से डिज़ाइंस चल रहे हैं, इसी तरह से डिसीजन मेकर को पता होना चाहिए कि वो अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए किस तरह से डिसीजंस को डिज़ाइन कर सकता है। उसके बाद बिग डाटा एंड डिसीजन मेकिंग। बिग डाटा एंड डिसीजन मेकिंग में ये होता है कि हम कोशिश करते हैं कि पॉसिबल मैक्सिमम जितना भी हमारे पास डाटा अटेन हो सकता है हम उस डाटा को अटेन करें और उसकी बेस पे डिसीजन लें। बेसिकली जो बिग डाटा होता है वो एक्चुअली आपकी वास्ट अमाउंट ऑफ क्वान्टिफाइबल इंफॉर्मेशन, कि जितनी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को लें और फिर डिसीजन लें। ये ना हो कि आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हो आप उसकी बेस पे डिसीजन ले लें। डेट्स इट, आपका ये चैप्टर भी वाइंड अप हुआ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं।